हेलो स्टूडेंट, बीए प्रीवियस के जो भी बच्चे हैं जिन्होंने एजुकेशन ले रखा है उनको क्या पढ़ना है, उसका क्या सिलेबस है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको दो पेपर पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन और दूसरा है उनका हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। पहला है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सिद्धांत। ठीक है, और ये हमारा है 35 नंबर का। दूसरा पेपर हमारा है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का इतिहास और विकास। ठीक है, और ये भी हमारा है 35 नंबर का। और तीसरा हमारा एक होगा वाइवा। वाइवा जो है वो हमारा 30 नंबर का होगा, और वाइवा जो है इन दोनों पेपर से संबंधित उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वाइवा हमें अलग से देना है, वो 30 नंबर का होगा। और ये जो दो पेपर हमारे फर्स्ट और सेकंड पेपर है ये 35 नंबर के हैं। ठीक है, और वाइवा हमारा 30 नंबर का, तो मिला के हमारे जो दोनों तीनों पेपर हैं वो हमारे 100 नंबर का है। ठीक है, तो ये दोनों पेपर हमें पढ़ने हैं और हमें वाइवा 30 नंबर का अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पेपर है शिक्षा के सिद्धांत, उसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हमें क्या पढ़ना है, चलिए हम देखते हैं। एजुकेशन, शिक्षा क्या है, क्योंकि हमारा ये पेपर शिक्षा के सिद्धांत से रिलेटेड है, इसलिए हमें इसमें देखना है कि शिक्षा क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी अर्थ या परिभाषा क्या है, नेचर क्या है, उसकी प्रकृति या विशेषताएं क्या है, स्कोप क्या है, उसकी क्या उपयोगिता, उसका क्या क्षेत्र है। ठीक है, हमें ये एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ना है। और एजुकेशन क्या है ये चीज हम बता दें कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा जो है वो जो भी कुछ मनुष्य सीखता है वही हमारी शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का अलग अलग रूप में हम उसके अर्थ को परिभाषित कर सकते हैं, उसके शाब्दिक अर्थ को, उसके संकुचित अर्थ को, उसके व्यापक अर्थ को, और जो हमारा वास्तविक अर्थ है कि शिक्षा जो है वो एक कुशल नागरिक तैयार करती है, यानी कि व्यक्ति और समाज का निर्माण करने वाली हमारी शिक्षा होनी चाहिए। तो ये तो है कि शिक्षा क्या है, इसको हम पढ़ेंगे कि उसकी मीनिंग क्या है, उसकी अर्थ परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, और उसका कौन कौन से उसके क्षेत्र हैं। ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा के क्या उद्देश्य है, शिक्षा के जैसे कि व्यक्तिक उद्देश्य है, उसके सामाजिक उद्देश्य है, राष्ट्रीय उद्देश्य है, कि मतलब कि व्यक्ति से जो संबंधित हमारे शिक्षा के उद्देश्य है कि शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास का उद्देश्य, सामाजिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, और बहुत सारे हमारे नैतिक शिक्षा का नैतिक विकास, ये सब चीजें हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। हमारे सामाजिक क्या है कि सामाजिक कुशलता का विकास करना, राष्ट्रीय विकास क्या है, हमारे राष्ट्रीय जो शिक्षा के उद्देश्य क्या है कि एक उत्तम नागरिक का निर्माण करना। ये हमारे जो है ये जो चीजें हमें पढ़ना है ये हमें एम्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत पढ़ना है। फिर हमारा है फंक्शन ऑफ एजुकेशन की शिक्षा के क्या कार्य है, शिक्षा का क्या कार्य है, शिक्षा किस प्रकार से व्यक्ति को तैयार करती है, शिक्षा का क्या कार्य है, शिक्षा का कार्य शारीरिक विकास भी करना है, एक भावी नागरिक का निर्माण भी करना है, उसको एक कुशल नागरिक तैयार करना, यानी कि बहुत से कार्य हैं जो हम शिक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे कि शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है, फिर है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कौन कौन से साधन है। ठीक है, तो उसमें हमारा फॉर्मल यानी कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, नॉन फॉर्मल अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है ना, एंड इनफॉर्मल यानी कि निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है। फॉर्मल जो शिक्षा है वो क्या होती है कि जैसा हम बता दें कि फॉर्मल जो है वो जहाँ पे सब कुछ निश्चित होता है, जगह निश्चित है, क्लास टीचर निश्चित है, पाठ्यक्रम निश्चित है, एक जो हमारा उद्देश्य है वो निश्चित है, तो जहाँ पे हमारा सब कुछ एक निश्चित स्थान पर होता है वो हमारा फॉर्मल होता है। नॉन फॉर्मल क्या होता है कि नॉन फॉर्मल की जिसमें हमारा हम पढ़ते तो हैं परंतु हम कोई भी चीज हमारी निश्चित नहीं होती, स्थान नहीं निश्चित होता है, हमारी जगह स्थान निश्चित नहीं होता, हमारे टीचर्स मान लो निश्चित नहीं, जैसे कि बहुत सी चीजें हैं इनके बहुत से अलग अलग अपने साधन हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इन चीजों को भी हमें पढ़ना है। औपचारिक शिक्षा क्या है, निरौपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है।
अब ये जो हमारे एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है उसमें फैमिली कौन सा साधन है, कि फैमिली औपचारिक साधन है कि अनौपचारिक साधन है। अब हम लोग ने यहाँ पे हमने फैमिली देखा। फैमिली का मतलब होता है परिवार। परिवार क्या है उसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, परिवार का हमारी शिक्षा में क्या योगदान है, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि परिवार के द्वारा हम किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि परिवार जो है वो बालक की प्रथम पाठशाला है। जैसे ही बालक जन्म लेता है तभी से उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है और ये शिक्षा जो है वो परिवार में ही होती है। तो फैमिली क्या है, यानी कि परिवार क्या है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। परिवार के द्वारा एक बच्चे को कैसे शिक्षा प्राप्त होती है इसके बारे में भी हमें देखना, ठीक है। फिर स्कूल क्या है, स्कूल हमारा कौन सा साधन है, फॉर्मल है कि नॉन फॉर्मल है, ठीक है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। और स्कूल के द्वारा हमें कैसे शिक्षा प्राप्त होती है, स्कूल में हम क्या क्या करते हैं, ठीक है, इन चीजों के बारे में भी अध्ययन करना है। स्टेट क्या है, राज्य क्या है, राज्य कौन सा साधन है, फॉर्मल नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल, इसके बारे में अध्ययन करना है कि राज्य को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, राज्य को की परिभाषाएं क्या है, राज्य के द्वारा हमें शिक्षा कैसे प्राप्त करती है, राज्य का क्या कार्य है हमारी शिक्षा में, ठीक है। इसके अंतर्गत हमें ये चीजें, ये तीनों टॉपिक के अंतर्गत हमें शिक्षा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगला है मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन। जो भी संचार के साधन है, हमारे श्रव्य दृश्य सामग्री, रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इन सब चीजों का हमारी शिक्षा में क्या यूज है, क्या प्रयोग है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। जो भी संचार के जो भी साधन है उनको भी हमें अपनी इस पेपर में पढ़ना है, ठीक है। अगला हमारा यूनिट 3 है एजुकेशन एंड सोशल चेंज, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या है कि शिक्षा के द्वारा समाज में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन, जो भी कुछ समाज में परिवर्तन हो रहा है, अच्छा या बुरा, ये हमारा सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। और शिक्षा के द्वारा समाज में क्या परिवर्तन होता है, ये हमारा है एजुकेशन एंड सोशल चेंजेस, ठीक है। अगला हमारा है एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन, जनता के द्वारा जहाँ पर होता है वो हमारा डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र कहलाता है। और प्रजातंत्र के द्वारा शिक्षा कैसी होनी चाहिए, प्रजातंत्र में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसकी शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, प्रजातंत्र में एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, बालक कैसा होना चाहिए, शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, उनका पाठ्यक्रम या शिक्षण विधियां सब कैसी होनी चाहिए, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। अगला हमारा है एजुकेशन एंड कल्चर, संस्कृति और शिक्षा। संस्कृति और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं माने जाते। संस्कृति का क्या कार्य है कि हमारी जो भी रीति रिवाज, परंपराएं, नियम, आदतें हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना। और जो संस्कृति है और उसका शिक्षा में क्या संबंध है, शिक्षा किस प्रकार से हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि शिक्षा और संस्कृति क्या है, ठीक है। फिर वैल्यू एजुकेशन क्या है कि वैल्यू का मतलब यहाँ पर कीमत नहीं है, एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन की जो भी एजुकेशन हमारी जो शिक्षा है उसका क्या मूल्य है, वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। ऐसी कोई शिक्षा हमें प्राप्त नहीं करनी चाहिए जो कि सीपीटी कि जो हमारे जीवन में आज के समय उपयोगी न मानी जाए। वैल्यू एजुकेशन से मतलब यहाँ पर ये भी है कि जो भी हमारी शिक्षा है उसकी हमारे लिए क्या उपयोगिता, हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि वैल्यू एजुकेशन क्या है, उसकी अर्थ परिभाषा क्या है, उसका शिक्षा में हमारे क्या उपयोगिता है, ठीक है। अगला है हमारा योगा एजुकेशन। योगा एजुकेशन, योग तो बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, परंतु हमारी शिक्षा में इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, क्यों जरूरी हो गया योगा का हमारी एजुकेशन में, हमारी शिक्षा में, ठीक है, कि क्योंकि योग के द्वारा ही व्यक्ति जो है वो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यदि शरीर हमारा स्वस्थ है तभी हमारा मन भी स्वस्थ होगा। तो इसीलिए योगा एजुकेशन को हमारी सिलेबस में डाला गया कि एक व्यक्ति के लिए योग का क्या महत्व है, योगा अगर उसको योगा को यदि एजुकेशन यानी शिक्षा में जोड़ दिया जाता है तो किस तरह से एक बालक का संपूर्ण विकास होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो ये हमारा जो योगा एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन, इन सब चीजों को हमें यूनिट 3 के अंतर्गत पढ़ना है। अगला हमारा है यूनिट 4।
यूनिट 4 में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकता के लिए, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता क्या है? राष्ट्रीय एकता में कौन कौन से जो कारक है जो उसको बाधा पहुंचाते हैं, कि क्या क्या चीजें जो हमारे देश में राष्ट्रीय एकता नहीं होने देते हैं, और शिक्षा के द्वारा हम क्या क्या चीजें ऐसी कर सकते हैं जो राष्ट्रीय एकता में जो बाधाएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता के कौन कौन में बाधक कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं जिससे हमारे देश में राष्ट्रीय एकता बनी रहे। ठीक है, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जो अंतरराष्ट्रीय अवबोध है वो क्या है शिक्षा में, उसका क्या महत्व है, शिक्षा क्यों जरूरी है, क्या चीजें होती हैं, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय अवबोध क्या है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसको दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, शिक्षा हमारे लिए क्या कर सकती है। ठीक है, ये चीजें हमें उसके अंतर्गत पढ़ना है। अगला है हमारा एजुकेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास हेतु शिक्षा क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि आज का जो हमारा देश है वो आर्थिक विकास का देश है। शिक्षा जो है, जैसे प्राचीन समय में शिक्षा जो थी वो केवल ज्ञान के लिए ही दी जाती थी कि बच्चों का केवल मानसिक विकास हो सके, केवल वो ज्ञानार्जन कर सके, परंतु आज के समय में ये शिक्षा केवल ज्ञानार्जन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि मनुष्य की जो उसकी क्षमताएं हैं, कुशलताएं हैं, उसका विकास करना, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वही हमारे भावी नागरिक बनेंगे, वही हमारे देश का विकास कर सकेंगे। तो जो भी मानव संसाधन विकास के लिए जो शिक्षा की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, एक शिक्षित व्यक्ति ही हमारी कार्यकुशलता की, हमारी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बना सकता है, इसकी आवश्यकता पड़ी, इसके लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमें ये भी पढ़ना है कि एजुकेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, मानव संसाधन विकास हेतु शिक्षा क्या है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन क्या है, मानव अधिकार क्या है शिक्षा में। ठीक है, उसके अलावा हमारा लास्ट चीज है कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो पहले हमारे में साथ थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था, वो समाप्त कर दिया गया। उसके अलावा जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स रह गए, जो हमारे मौलिक अधिकार, अब हम लोग 6 मौलिक अधिकारों को ही पढ़ेंगे, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, मूलभूत जो मौलिक अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में दिए गए हैं, उनको भी हमें इसमें पढ़ना है यूनिट 4 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये से हमारा फर्स्ट पेपर का सिलेबस है जो हमें प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ना है, और ये हमारे 35 नंबर का है। धन्यवाद।